and nutrients are absorbed into the bloodstream. Your doctor will insist the outer portion of the और क्या लिखना है? वो नहीं करोगे तो मिस करते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप लोग। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे 12 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हाय बीच में थक बहुत जाती हूँ, मैं ना डिसहार्ट हो जाती हूँ। थकना भी नहीं बल्कि मैं कहती हूँ कि ना जान छोड़ो, बस छोड़ दो, थक जाती हूँ, इतनी अनोय हो जाती हूँ कुछ चीज़ों से। लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, सो इट्स गुड पॉजिटिव साइन। अच्छा, आज हमने जैसे पहले एक दफ़ा डायबिटीज़ के बारे में बात की थी कि डायबिटीज़ क्या होती है, और उसमें रमज़ान में मोस्ट प्रोबेबली बात की थी कि हाउ टू कि किस तरह जो डायबिटिक पेशेंट है या जो इंसुलिन ले रहे होते हैं वो किस तरह रोज़ा रख सकते हैं ना। तो आज ना मैं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है डायबिटिक फुट, ठीक है। जिन लोगों को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है और वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती, ठीक है, स्टिल दवाइयाँ इंसुलिन लेने के बावजूद भी आपकी जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो 200 से ऊपर आ रहे होते हैं, रैंडम या फास्टिंग जो भी है। तो उसमें ये होता है कि जो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो एक दफ़ा हो गई है तो उसने वो लाइफ लॉन्ग है, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने वाली है। तो इट्स बेटर कि हम उसको अर्ली स्टेज में बेहतर कर लें, मतलब कंट्रोल कर लें, ताकि वो मज़ीद प्रोग्रेस ना हो, ठीक है। क्योंकि जब वो एक दफ़ा प्रोग्रेस हो जाती है तो कोई रिवर्स नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। इसी तरह जैसे एनीवेज, तो उसमें होता ही है कि ना ज़्यादा इफेक्ट आपकी किडनीज को करती है। अच्छा, तो ज़्यादातर जो डायबिटीज़ का असर आपके आँखों पे पड़ता है, ठीक है, आई साइड पे। उसके अलावा आपकी किडनी पे होता है, ठीक है। किडनी पे तो हो ही रहा होता है ना कि डायबिटीज़ का मतलब ही यही है कि भाई आपकी किडनी से बजाय कि वो शुगर को क्या कहते हैं रीअब्सॉर्ब करने के वो एक्सक्रीट करने लग जाती है, किडनी पे असर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा वैसी मसल वीकनेस वगैरह, वो तो जॉइंट पेन्स ये सब कुछ हो रहा होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो शुगर आप खा पी रहे हैं, जो भी इनटेक हो रहा है, वो शुगर आपके मसल्स तक नहीं जा रही है, आपकी ब्रेन या सारी चीज़ों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी आप खा पी रहे हैं इंसुलिन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाती और अपटेक भी नहीं कर पाती, तो एनर्जी नहीं बनती, एंड सो ये सारा लंबा प्रोसेस चलता है। तो उसमें एक मोस्ट कॉमन होता है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट की वैसे तो गाइड करना चाहिए सबको, करते भी हैं, लेकिन पीपल हेयर थिंक कि डायबिटीज़ होना इज़ समथिंग टैबू समझा जाता है कि भाई नहीं, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मुझे शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। एनीवेज, तो इसकी काउंसलिंग होती है। बेहतर ये है कि डायबिटिक फुट, डायबिटिक अल्सर की प्रिवेंशन हो जाए, बजाय कि आप उस स्टेज पे पहुँचें और वो एक ना रुकने वाला सिलसिला, एक और मज़ीद, एक तो पहले शुगर है, डायबिटीज़ है, और उसके साथ आप एक और मसला अपनी उसमें ऐड कर लें तकलीफ में, ठीक है। तो डायबिटिक फुट से मुराद मेरी ये है कि अक्सर जब आपकी शुगर डायबिटीज़ हुए आपको 5 से 10 साल हो जाते हैं, 10 से ऊपर भी हो जाते हैं। कुछ लोग जो अच्छा कंट्रोल करते हैं उनके साथ ये मसला नहीं होता, लेकिन जो अच्छा कंट्रोल नहीं करते उनके साथ ये मसला आ जाता है कि उनके हाथ पाँव सूखने लग जाते हैं, ठीक है। अब वो अब ये सिलसिला स्टार्ट कैसे होता है कि हमारे अक्सर लोगों ने देखा होगा नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर एक ही जगह बैठ गए हैं, क्रॉस सिटिंग में बैठ गए हैं, टांगे लटका के बैठे हुए हैं, तो पाँव सुन हो जाते हैं, टांगे या पाँव, हाथ, कोई भी चीज़ सुन हो जाती है, ठीक है। तो सुन होती है, वो चूंटियाँ जो भी आपकी फील आती है, टिंगलिंग सेंसेशन, वो सब कुछ वो आपकी एक नॉर्मल है, लेकिन वो आपको बता रही है कि आपकी नर्व कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, नर्व वीक हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है आपकी उन चीज़ों को। तो वो एक साइन होता है कि आपको शुगर है और आपकी शुगर ज़्यादा है, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एनीवेज, तो फिर होता ये है कि भाई अब वो टिंगलिंग सेंसेशन के बाद आगे जाते जाते आपका पाँव, आपके हाथ, कोई भी चीज़ हो सकती है,
पेरिफेरी में ज़्यादा होता है, हाथ पाँव टांग, ठीक है। तो वो सुन्न होने लग जाती हैं, ठीक है। अब सुन्न होने के बाद ये होगा कि आपको महसूस नहीं होगा, वो काम तो करेंगे, चल फिर सकते हैं आप, लेकिन आपको महसूस ये होगा कि आपको पता नहीं चलेगा आपको चोट लग गई है, आपको दर्द हो रही है, आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा पाँव पे, हाथ पे, जहाँ पे भी सुन्न हुआ होगा, जो भी, इसको पैरेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। तो जब वो सुन्न हो जाएगा ना, तो होता ये है कि फिर हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपने अपने पाँव की एहतियात करनी है, ठीक है। और वो एहतियात में सबसे पहला ये आता है कि आपने अपने साइज़ से खुले जूते पहनने हैं, ठीक है। और उस खुले जूतों के साथ आपने ये करना है कि भाई जब आप एक साइज़ खुला जूता है, मतलब अगर आप शूज़ स्केचर्स जॉगर्स को जिस तरह के जैसे आदमी पहनते हैं या लड़कियाँ भी पहनती हैं, ठीक है, तो वो अगर आप जूते पहन रहे हैं तो आपने अल्टरनेट डेज पे वो जूते पहनने हैं, बंद जूते, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर है वो एक दिन में ड्राई हो जाए और आपके पाँव इफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है तो इन्फेक्शन, बहुत रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास फंगल इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और वो जो अक्सर लोगों के अंगूठों पे और उनकी उंगलियों में इन्फेक्शन हुआ होता है, छाले बन जाते हैं और वो सब कुछ ना, तो वो फंगल इन्फेक्शन है। उससे बचाने के लिए आपको बताया जाता है कि भाई आपने जूते एक तो अपने साइज से बड़े पहनने हैं ताकि प्रेशर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने एक दिन अगर वो जूते पहन लिए तो अगले दिन वो नहीं पहनने, आपने उसको ड्राई होने देना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आज सर कह रहे थे कि आपने अपने मुंह से ज़्यादा ना अपने पाँवों का ध्यान करना होता है। जब आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठे हैं, तो बजाय कि आप शीशे में अपना चेहरा देखें, आपने अपने पाँवों के नीचे शीशा रख के नीचे से सोल देखना होता है पाँव का, नीचे से एड़ियाँ देखनी होती हैं कि कोई चोट, कुछ नज़र, कोई अल्सर, कुछ प्रेशर अल्सर तो नहीं बना। प्रेशर अल्सर ये है कि जिन जिन जगहों पे आपके ज़्यादा वज़न पड़ता है जिस्म के, वहाँ पे जहाँ पे यहाँ हड्डी की प्रोमिनेंस आपकी बेड की सरफेसेस आ रही है, पाँव चलने वगैरह के साथ उसके साथ हो रही होती है, तो वहाँ पे ना अल्सर जख्म बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो अल्सर उनको देखना होता है शीशे से, ठीक है। और इससे ये होता है कि ना फिर आपने एहतियात करनी होती है। आपने अगर पाँव गीले किए हैं तो उनको अच्छी तरह धोना है। अगर कोई चोट लग गई है, खुदा ना खास्ता कोई चोट लग गई है, तो उसको फ़ौरन सही कराना है। क्यों? क्योंकि अब जब डायबिटीज़ होती है तो आपके जो टिश्यू हैं, जो ये सेल्स हैं, जो मसल्स हैं ना, इसमें शुगर ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, ज़्यादा जमा हो जाती है और वो एक जगह बन जाती है बैक्टीरिया के लिए कि वो ग्रो करे। अब बैक्टीरिया ग्रो क्या करता है, वो भी ग्लूकोज पे ग्रो करता है, ठीक है। तो वो सारा ग्लूकोज आपका इनटेक करेगा और वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा बनने लग जाएंगे, ठीक है, और वो इन्फेक्शन करेंगे और वो सिर्फ अल्सर और ज़ख्म के बजाय वो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे पहले वो तो आपकी स्किन को ख़राब करता है, ठीक है। फिर स्किन के बाद वो आपके मसल्स नीचे जाएगा, पट्ठों में इन्फेक्शन करने लग जाएगा, उसको खाने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के बोन्स, हड्डियों तक चला जाता है ज़ख्म, इन्फेक्शन। और सुना ही होगा अक्सर लोगों के हाथ या पाँव या जो भी जो गल सड़ जाती हैं उंगलियाँ, हाथ, या वो उनको काटना पड़ता है। तो इसलिए ये एहतियात, लाजमी एहतियात है ये कि अगर आप एहतियात कर लो, आप आराम से इससे बच सकते हो। इस तकलीफ़ से मैं जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो उसके अलावा अभी पिछले दिनों हमारे बोर्ड में एक पेशेंट ऐड थी। शी वॉज, एक तो वो ओबीस थी क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा वेट था उनका, उनके चलने फिरने में मसला था। तो उनकी पूरी एक टांग यहाँ से, हाँ, राइट लेग थी उनकी, और वो ये जो हिप से ना पूरी एम्पूटेट करनी पड़ी थी हमें, पूरी एम्पूटेट हुई भी थी वो, ठीक है। और वो भी उसके बाद भी वो इट्स लाइक वेरी पेनफुल, क्योंकि वो फिर ज़ख्म खुला रहता है और उसको जब तक वो खुद ब हील नहीं होता आप उसको बंद नहीं कर सकते कोई प्लास्टिक सर्जरी करके। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एनीवेज। तो इस तरह के मसले, इन मसलों से बचने के लिए ये ज़रूरत है। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पाँव सूखने लग गए हैं, तो पहले से ही आप अपने डॉक्टर को बताना शुरू कर दें कि मुझे इस तरह हो रहा है। और आपने एहतियात ये करनी है कि भाई वॉक करनी है, अपना वज़न कम करना है, ताकि जो प्रेशर आपकी बॉडी पे पड़ रहा है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद इफ़ इन केस, और सबसे बेहतर ये है, सबसे ज़रूरी, सबसे लाजमी चीज़ ये है कि अपनी दवाई बाकायदगी से खानी है, ठीक है। अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, जो बताया गया जैसे एहतियात और जिन हिदायत को आपको बताया गया उनको फॉलो करें। क्योंकि उस वक्त तो बंदे को लग रहा होता है कि यार अच्छा क्या है, खा लेंगे, देख लेंगे, लेकिन बाद में फिर देखा नहीं जाता।
मैं एक इस तरह की पेशेंट थी, एक और पेशेंट थी वो कहती मुझे इतनी शदीद भूख लगती है, मतलब मैं अपना खाना कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर अब जब उनको ये ज़ख़म हुआ और उनको रोज़ उनकी डिब्राइटमेंट होती थी, उनके पाँव के ना नीचे शीशा लगा था, ठीक है, सोल पे शीशा लगा, और वो शीशा जो हुआ फिर वहाँ स्वेलिंग बन गई, ठीक है, सूजन हो गई, और उसके बाद अल्सर बना, और वो फिर उसके बाद उस अल्सर से ना पस और खून निकलने लग गया, ठीक है। तो दिस हैपन्स इन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने की बात में ये होने लग गया। अब वो उनको डिब्राइटमेंट उनकी मतलब ये होता है कि आपको कुछ जो ऊपर जो स्किन की तरह होते हैं जिसमें अभी तक ये इतना मसला नहीं होता, और वो छोटे अल्सर होते हैं, उनको तो आप सिंपल पानी से नॉर्मल सलाइन से साफ़ करके आप कर लेते हो, ठीक है, दवाइयाँ दे के और लगा दी या IV लगा दी। लेकिन जो बड़े अल्सर्स होते हैं उनको आपको जितने डेड सेल्स होते हैं, जो कुछ उसके अंदर डिस्चार्ज हो या सब कुछ जमा हुआ होता है, उसको सारा स्क्रैप करना पड़ता है, ठीक है। और स्क्रैप के बाद वो फिर से ब्लीडिंग और वो सब कुछ 3 Ds बताए थे, 3 Ds जिसमें होता है डेड, डाइंग और डाउटफुल सेल्स हमने सारे निकालने होते हैं। तो जब तक हमें 3 Cs नहीं मिलते, और Cs में ये होता है कि बीफी रेड कलर का आपका मीट, मतलब पट्टे नज़र आने लग जाए, मसल नज़र आने लग जाए, कैपिलरी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और एक और C था एनीवेज। तो उसमें ये होता है कि ना जब तक ये इतना स्क्रैप करना पड़ता है आपको, इतना वो ज़ख़म आपको साफ़ करना पड़ता है, और ये वो एक दिन की बात नहीं होती, कोई हफ्ता चलता है। इसी तरह एक और पेशेंट था, मेल थे वो, और काफ़ी एज होंगे, 50 या 60 प्लस होंगे, और उन बेचारे का इतना बैड सीन ये था कि उन पे ना कोई एनेस्थीसिया भी काम नहीं कर रहा था। उनकी भी बिल्कुल एडी पे भी बैक साइड पे जो एडी ख़त्म होती है ना, उस साइड पे वहाँ पे बना हुआ था अल्सर, बहुत बुरा था। और ना अब उनको भी जब डिब्राइटमेंट के लिए लाया जाता था ना, तो उन पे कोई एनेस्थीसिया लगाते थे, इंजेक्ट करते थे, तो वो काम नहीं करता था लोकल एनेस्थीसिया। उनको जनरल इस काम के लिए दे सकते, ठीक है, क्योंकि अब हर चीज़ के अपने अपने साइड इफेक्ट्स है, तो वो नहीं हमने करना होता है। तो उनकी फिर वो चीखों की आवाज़ें पूरे थिएटर में आ रही होती थी, तो वेरी पेनफुल। मतलब फिर उस दिन तो जिस दिन मैं देख रही थी उनकी डिब्राइटमेंट, उस दिन तो उन्होंने कह दिया कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इसको बर्दाश्त करने की, आज फिर मत करो अगर ये असर नहीं कर रही। तो फिर उनको हमने पोस्टपोन कर दिया था। तो हाँ, इसलिए अब बेहतर यही है कि अगर आप इन एहतियात को फॉलो कर लो। अगर आपको आई साइट भी बहुत वीक होती है डायबिटिक पेशेंट्स में, कि उनको पहले नज़र आना कम, पहले धुंधली होती है आई साइट अगर ये वीक होती है, और फिर नज़र आना कम हो जाता है, और ये भी एक चलने वाला प्रोसेस है। इसको भी अगर पेशेंट पहले पिक कर ले कि हाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है यार, नज़र कमज़ोर हो रही है, या बहुत तेज़ी से नज़र कमज़ोर हो रही है, तो आप चेक करवा लो, और आप बचत हो सकती है ना, कि हमें पता चल जाएगा कि किस वजह से आपके साथ ये हो रहा है, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर, कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके जानने वाले, आपकी फैमिली में कोई बड़ा, कोई आजकल तो बच्चों को भी शुगर हो जाती है, इसमें कोई लाइक टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट, और डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन इन यंग एज टू, ठीक है। तो अगर आप किसी अपनों को जानते हैं और इस तकलीफ से बचाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप उनको समझाएं, बताएं कि हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, और वो नहीं करते तो आप फिर थोड़ा सा ध्यान रख लें कि इस तरह कुछ हो तो नहीं रहा। बाकी मिलते हैं फिर अगली दफ़ा किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।